नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। यूक्रेन में जारी जंग को खत्म करने को लेकर यूक्रेनी और रूसी प्रतिनिधि मंडल के बीच तुर्की के इस्तांबुल में हुई बैठक खत्म हो गई। बैठक के बाद यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव ने कहा है कि दोनों देश एक हजार युद्धबंदियों की रिहाई को लेकर सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमने युद्ध विराम और लोगों की अदला बदली के मुद्दे पर चर्चा की। 1000 लोगों की रिहाई की बात पर सहमत होना हमारी बैठक का नतीजा है। शांति वार्ता में रूसी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे व्लादिमीर मेनेस्की ने कैदियों की अदला बदली पर बनी सहमति को लेकर पुष्टि की। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी पक्ष ने अनुरोध किया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच सीधी बातचीत हो। हमने उनके इस अनुरोध को दर्ज कर लिया है। मेंडिस्की ने बताया कि हम इस बात पर सहमत हुए हैं कि हर पक्ष भविष्य के संभावित युद्ध विराम को लेकर अपना विजन रखेगा। दोनों पक्षों ने युद्धबंदियों की रिहाई की तारीख तय कर दी है, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया गया है। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के सांसद दुनिया को ब्रीफ करेंगे। केंद्र सरकार सभी दलों के चुनिंदा सांसदों को 22 या 23 मई से 10 दिनों के लिए विदेश दौरे पर भेज रही है। ये सांसद अमेरिका, यूके, दक्षिण अफ्रीका, कतर और यूएई जाएंगे। वहां की सरकार को आतंकवाद पर भारत का पक्ष बताएंगे। न्यूज 18 ने सूत्रों के हवाले से बताया कि विदेश दौरे पर जाने वाले सांसदों की संख्या का भी पता नहीं है। हालांकि कुछ नेताओं ने बताया कि सांसदों की संख्या 30 से ज्यादा हो सकती है। इनमें भाजपा, कांग्रेस, टीएमसी, जेडीयू, डीएमके, एनसीपी-एसपी, बीजेड, सीपीआईएम के सांसदों के शामिल होने की संभावना है। भाजपा की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सांसद अपराजिता सारंगी डेलीगेशन का हिस्सा होंगी। कांग्रेस से शशि थरूर, मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद और अमर सिंह शामिल होंगे। एनसीपी-एसपी की सुप्रिया सुले और एआईएमएम चीफ ओवैसी का नाम भी सामने आया है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगाया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने 25 मई को केवल एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है ताकि ऑपरेशन सिंदूर से राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी और बीजेपी लगातार कांग्रेस के बदनाम कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सैन्य कार्रवाई के दौरान सभी दलों के बीच एकता का आह्वान किया था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री संसद का विशेष सत्र बुलाने पर सहमत नहीं हुए हैं। अब अचानक उन्होंने पाकिस्तान से आतंकवाद पर भारत के रुख को समझाने के लिए डेलीगेशन विदेश भेजने का फैसला किया है। कांग्रेस हमेशा राष्ट्रीय हित को देखती है और बीजेपी की तरह इन मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं करती है, इसलिए कांग्रेस निश्चित रूप से इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होगी। उन्होंने बताया कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बारे में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की है। भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ एक नई रणनीति अपनाई है, जिसमें सिंधु नदी प्रणाली से पाकिस्तान को मिलने वाले पानी की आपूर्ति में कटौती करने की योजना है। यह कदम 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उठाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को चेनाब, झेलम और सिंधु नदियों पर नए जल परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया है। इन परियोजनाओं में रानवीर नहर की लंबाई को दोगुना करना शामिल है, जिससे पानी की आपूर्ति 40 से बढ़कर 150 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड की जा सकती है। पाकिस्तान, जो अपनी कृषि और जल विद्युत के लिए सिंधु नदी प्रणाली पर 80% निर्भर है, इस कदम को युद्ध की कार्रवाई के रूप में देख रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि जल को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा सकता है और चीन जैसे अन्य देशों को भी इसी तरह की रणनीति अपनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के बीच शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बहस हो गई। ये बहस तुलबुल नेविगेशन बैराज को लेकर हुई। दरअसल अब्दुल्ला ने एक वीडियो पोस्ट कर इस प्रोजेक्ट पर दोबारा काम शुरू करने की वकालत की थी। इसके जवाब में महबूबा ने अब्दुल्ला के बयान को गैर जिम्मेदाराना और उकसाने वाला बताया। उमर अब्दुल्ला की पोस्ट के मुताबिक तुलबुल नेविगेशन बैराज को उत्तरी कश्मीर की बुलर झील बनाया जाना था। 1980 के दशक में इस पर काम भी शुरू हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि का हवाला देकर इस काम को रुकवा दिया था। अब्दुल्ला ने आगे कहा कि अब सिंधु जल संधि अस्थायी तौर पर निलंबित की जा चुकी है, तो मैं सोचता हूं कि क्या हम इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू कर पाएंगे। उन्होंने अपनी इस पोस्ट में इस प्रोजेक्ट के कई फायदे भी गिनाए। अब्दुल्ला की पोस्ट को टैग करते हुए महबूबा ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट की बहाली की मांग करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि पानी जैसी बेहद जरूरी चीज का हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना बेहद अमानवीय है और इससे उस मामले का अंतर्राष्ट्रीयकरण होने का भी खतरा है जिसे द्विपक्षीय ही बने रहना चाहिए। इसके जवाब में अब्दुल्ला ने आगे कहा कि महबूबा सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहती हैं और सीमा पार बैठे कुछ लोगों को खुश करना चाहती हैं। उन्होंने आगे कहा, आप ये मानने से इनकार कर रही हैं कि सिंधु जल संधि जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों के साथ हुए सबसे बड़े ऐतिहासिक धोखों में से एक है। मैंने हमेशा इस संधि का विरोध किया है और मैं ऐसा करता रहूंगा। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने उनके सेना को लेकर दिए गए बयान पर हो रहे विवाद पर सफाई दी। जगदीश देवड़ा ने कहा कि कांग्रेस गलत तरीके से मेरा बयान प्रस्तुत कर रही है। जिन चैनल पर यह बयान तोड़ मरोड़ कर आ रहा है वो गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने जबलपुर में एक कार्यक्रम में कहा था कि देश की सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर में काम किया है उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। देश की जनता भारत की सेना के चरणों में नतमस्तक है। हम उनको प्रणाम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। जितना सेना के बारे में कहा जाए उतना कम है। ये शब्द मैंने कहे। इसको तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से पेश किया गया। मुझे लगता है कि जो लोग गलत तरीके से पेश कर रहे हैं और षड्यंत्र कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें, जगदीश देवड़ा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक हैं। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के बयान पर कांग्रेस ने हल्ला बोला। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ऐसी बात इस देश का कोई व्यक्ति कह नहीं सकता, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद जिस सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया और पाकिस्तान की रूह कपा दी, उस सेना के लिए ऐसा कहना पाप है। लेकिन बीजेपी और उनके नेता ये काम बार बार कर रहे हैं। सेना के लिए जिस व्यक्ति के मन में ऐसी दुर्भावना और गंदे विचार हैं उसका किसी पद पर रहने का कोई हक नहीं। इस बार माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। बीजेपी मूक दर्शक बनी नहीं रहेगी और पीएम मोदी छिपे नहीं रह सकते हैं। अगर अगले कुछ घंटों में बीजेपी जगदीश देवड़ा को बर्खास्त नहीं करती है तो ये मान लिया जाएगा कि सेना को अपने चरणों में नतमस्तक करने की बात नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। उनकी मौन सहमति और संरक्षण है, वरना ये बात कहने की हिमाकत किसी में नहीं है। मंत्री विजय शाह के मामले को लेकर सीएम मोहन यादव ने गुरुवार की देर रात प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका ने जो आदेश दिया है हमारी सरकार ने यथायोग्य तरीके से पालन किया है और न्यायालय जो कहेगा हम उस हिसाब से चलते रहेंगे। उन्होंने कांग्रेस के द्वारा पद से इस्तीफे की मांग पर जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो कहती रहेगी, कांग्रेस तो सीताराम से मांग ले। कांग्रेस के सारे मंत्रियों पर मुकदमे चल रहे हैं। इससे साफ है कि इस्तीफा मुश्किल है। इसके अलावा विजय शाह को पार्टी से समर्थन भी मिला है। विजय शाह को नगरीय विकास एवं आवास विभाग की राज्य मंत्री प्रतिभा बागरी का समर्थन मिला। शाह का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी मंशा किसी का अपमान करने की नहीं थी। भारत ने शुक्रवार को IMF से पाकिस्तान को दी जाने वाली $1 बिलियन की मदद पर पुनर्विचार करने को कहा। राजनाथ सिंह ने कहा कि इस्लामाबाद इसका इस्तेमाल आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए कर सकता है। भुज में सैन्य कर्मियों को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत नहीं चाहता कि IMF की दी जाने वाली धनराशि का इस्तेमाल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान या किसी अन्य देश में आतंकी ढांचे को बनाने के लिए किया जाए। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि आज के समय में पाकिस्तान को किसी भी तरह की वित्तीय सहायता आतंकवाद के वित्त पोषण में कम नहीं है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि पश्चिम भारत रूस चीन संबंधों को बिगाड़ने की साजिश कर रहा है। रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि एशिया प्रशांत क्षेत्र के हालिया घटनाक्रमों पर गौर करें, जिसे पश्चिम ने अपनी नीति को स्पष्ट रूप से चीन विरोधी रुझान देने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र कहना शुरू कर दिया है। इस उम्मीद के साथ भी कि इससे हमारे महान मित्रों, पड़ोसी देशों भारत व चीन के बीच टकराव पैदा किया जा सकेगा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 15 मई को अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी से फोन पर बातचीत की। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक ये भारत और तालिबान के बीच पहला राजनीतिक संपर्क रहा। इस दौरान कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, पहलगाम आतंकी हमले की उनकी निंदा की सराहना की। झूठी और निराधार रिपोर्टों के हवाले से भारत और अफगानिस्तान के बीच अविश्वास पैदा करने के हालिया प्रयासों को अफगानिस्तान द्वारा मजबूती से खारिज किए जाने का स्वागत किया। उन्होंने आगे लिखा, अफगान लोगों के साथ हमारी पारंपरिक मित्रता और उनकी विकास की जरूरतों के लिए हमारे निरंतर सहयोग को रेखांकित किया। सहयोग को आगे बढ़ाने के तरीकों और साधनों पर भी चर्चा की।
फ्रांस की सरकारी मीडिया कंपनी फ्रांस 24 का कहना है कि भारत और पाकिस्तान की झड़प में चीनी हथियार बहुत बेहतर साबित हुए। इस पर पत्रकार प्रकाश रे का कहना है कि इस तरह की विस्तृत रिपोर्ट छापने के दो ही मतलब हो सकते हैं। एक, फ्रांस की सरकारी मीडिया भी सरकार और बड़ी कंपनियों के दबाव से मुक्त है तथा उसे परवाह नहीं है कि ऐसी रपट का फ्रांस के रक्षा उद्योग पर क्या असर होगा। और दो, अमेरिका और अनेक यूरोपीय देश भारत पर दबाव बनाने तथा चीन का डर दिखाने की कोशिश है ताकि भारत पूरी तरह से पश्चिम के खेमे में आ जाए। फ्रांस से भारत रफाल खरीदने के साथ साथ पनडुब्बी और अटैक हेलीकॉप्टर के लिए भी करार में है। अनेक बड़े पश्चिमी मीडिया आउटलेट ने भी इस तरह की रपटें छापी हैं। भारत को बदलती विश्व व्यवस्था में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। हमें अपने उन मूल्यों और नीतियों पर पलटना होगा, लौटना होगा जो आजादी के बाद से हाल तक हमारी विदेश और रक्षा नीति का आधार रहे। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने गुरुवार को एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद इसे लेकर विपक्षी पार्टियां आपत्ति जता रही हैं। रामगोपाल यादव ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सोफिया कुरैशी को बीजेपी के मंत्री इसलिए निशाना बना रहे हैं क्योंकि वो मुस्लिम थी, लेकिन विंग कमांडर व्योमिका सिंह अपनी जाति के कारण बच गईं। रामगोपाल यादव ने आगे कहा कि उन्हें ना व्योमिका सिंह और ना ही एयर मार्शल ए के भारती के बारे में पता था, वरना ये उनको भी अपशब्द कहते। उनके बयान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जाती है। सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारतीय सेना का प्रत्येक सैनिक राष्ट्रधर्म निभाता है, न कि किसी जाति या मजहब का प्रतिनिधि होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले कुछ दिनों से जारी भारी तनाव के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शांति को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। पाकिस्तानी पीएम ने कहा कि वो भारत के साथ शांति वार्ता करने के लिए तैयार हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ का यह बयान दोनों देशों के बीच सैन्य कार्यवाहियों को रोकने के लिए 10 मई 2025 को किए गए सीज फायर समझौते पर आया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित मंदिरों में केवल ब्राह्मण पुजारियों की नियुक्तियों को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर गंभीर रुख अपनाते हुए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। ये याचिका आजाद कर्मचारी संगठन द्वारा दायर की गई है। इसमें मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति प्रक्रिया की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नियंत्रित लगभग 350 से अधिक मंदिरों में केवल ब्राह्मण जाति के व्यक्तियों को पुजारी पद पर नियुक्त किया जा रहा है। याचिका में कहा गया है कि ये मंदिर राज्य सरकार की जमीन पर बने हैं और इन मंदिरों का संचालन पूरी तरह सरकार के अध्यात्म विभाग द्वारा किया जा रहा है। पुजारियों को शासन से वेतन भी प्रदान किया जाता है। कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की इंडिया गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है वाली टिप्पणी पर बीजेपी ने शुक्रवार को बयान दिया। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा, यह गठबंधन बना था तो इसका लक्ष्य भारत निर्माण नहीं था, भारत की सेवा नहीं था, लेकिन सत्ता तक पहुंचना है। इसके लिए चाहे भारत विरोधी बनना पड़े। गौरव भाटिया ने कहा कि चिदम्बरम ने साफ कर दिया है कि गठबंधन मृत है। बता दें, चिदम्बरम ने सलमान खुर्शीद और मृत्युंजय सिंह यादव की किताब कंटेस्टिंग डेमोक्रेटिक डेफिसिट के विमोचन के मौके पर गुरुवार को कहा था कि इंडिया गठबंधन का भविष्य उतना उज्जवल नहीं है। उन्हें लगता है कि गठबंधन अब भी बरकरार है, लेकिन इसे लेकर मैं आश्वस्त नहीं हूं। कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाणी ने ट्वीट कर बताया है कि ईडी ने गुजरात समाचार के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा कि गुजरात के सबसे बड़े न्यूज़पेपर गुजरात समाचार के मालिक तंत्री बाहुबली शाह की आज ईडी ने गिरफ्तारी की वो बेहद शर्मनाक घटना की है। हम गुजरात समाचार के साथ खड़े हैं। पिछले 25 सालों से इस अखबार ने मोदी शाह की नीतियों की जो धुलाई की है उसका बदला लेने की भावना से इस कृत्य को अंजाम दिया गया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि 93 साल पुराना यह अखबार सत्ता विरोधी आवाज रहा है। ये उन लोगों का हश्र है जो खुलेआम ये कहने की हिम्मत रखते हैं कि बादशाह नंगा है। राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात समाचार को खामोश करने की कोशिश सिर्फ एक अखबार की नहीं, पूरे लोकतंत्र की आवाज दबाने की एक और साजिश है। जब सत्ता को कोई आईना दिखाने वाले अखबारों पर ताले लगाए जाते हैं तब समझ लीजिए लोकतंत्र खतरे में है। बाहुबली शाह की गिरफ्तारी डर की उसी राजनीति का हिस्सा है जो अब मोदी सरकार की पहचान बन चुकी है। देश न डंडे से चलेगा न डर से, भारत चलेगा सच और संविधान से। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.